आशुतोष, अब संभल में कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है, छतों पर ईद की नमाज पर रोक लगा दी गई है, लाउड स्पीकर की भी इजाजत नहीं है और मेरठ में तो यहां तक कह दिया गया है कि नमाज अदा की सड़क पर तो एफआईआर दर्ज की जाएगी और पासपोर्ट लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है, सड़कों पर क्यों भाई आप अपनी आस्था का इजहार करेंगे, पर ये फिर होली खेलने पर भी सड़कों पर रोक लगनी चाहिए और कांवड़ यात्रा तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर कतई नहीं निकलनी चाहिए। देखिए संदीप, आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। उम्र में सबसे छोटा हूं और सबसे बाद में आप मुझे बुला रहे हैं। ये तो नहीं चलेगा ना, इतना तो ध्यान रखना चाहिए यार, कम से कम। देखिए मैं एक बात कहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले आशुतोष के बाल इसकी तायद नहीं करते हैं कि उम्र छोटे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, दरअसल बातचीत वहीं से शुरू करनी चाहिए। कौन हिंदू? मुझे लगता है ये प्रश्न खड़े होना चाहिए। 14% हिंदू या 52% हिंदू या 18% हिंदू? कौन हिंदू? मुझे लगता है कि ये जो मंडल कमीशन लगने के बाद से जिस तरीके से 14% हिंदुओं के मन में एक असुरक्षा भाव पैदा हुआ और उनको लगता है कि उनकी सत्ता उनके हाथ से निकल गई या निकली जा रही है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वो भी एक माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स से पूरी तरीके से ग्रसित हैं। आप किसी दलित समाज के पास जाइए, हमारा कॉन्फिडेंस इसमें है कि हम दलित समाज के किसी आदमी को मूंछ रखने नहीं देते, उसको शादी में घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते। हमारा कॉन्फिडेंस ये है। हम उसको गिरा के पीट देते हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। क्या ये इस पर चर्चा हो रही क्या इस देश के अंदर? चर्चा इस बात पे हो रही है कि कुछ लोगों ने ये तय कर लिया है कि चूंकि उनकी सत्ता उनके हाथ से जा रही है, लोकतंत्र ने उनकी जमीनें हिला दी हैं, इसलिए किसी तरीके से डर का माहौल पैदा करके, भय का माहौल पैदा करके हमें उस जमीन को अपने पास रखना, बस। नहीं, वो कोई लड़ाई नहीं। सत्ता खो जाने का डर है या दरअसल और मजबूत होते जा रहे हैं, जड़ें उनकी कमजोर होने के बजाय और भीतर तक जा रही हैं, समाज का समर्थन मिल रहा है? आशुतोष, पलट तस्वीर तो नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा मंडल कमीशन लगने के बाद से भारतीय जनता पार्टी को कितनी मुश्किलें आ गई। कितने साल के बाद उनकी अपने बल पे सरकार बनी। अन्यथा 15% की पार्टी थी ना 2012 के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ था। मायावती और अखिलेश यादव अपने बल पे सरकार बना रहे थे। 4 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मिला के 4 बार मुख्यमंत्री वो भी बने थे। और किस तरीके से आपने देखा कि कल्याण सिंह को भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, किन लोगों ने दिखाया। तो जो असली डिबेट है, दरअसल उस असली डिबेट को कैमोफ्लेज किया जा रहा है। एक माया संसार पैदा किया जा रहा है। सारे हिंदुओं की बात नहीं है भाई, यही तो मैं कहना चाहता हूं। दलित आपके साथ है क्या? दलितों की पीड़ा पे चर्चा कभी नहीं होती इस देश के अंदर, पिछड़ों की पीड़ा पे कभी चर्चा नहीं होती और सबको हिंदुआ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये कोशिश करते हैं तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 33 क्यों आई? अगर दलितों ने उनके पक्ष में जम के वोट दिया होता, अगर तो यहां पर नहीं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं आशुतोष। तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक सोची समझी रणनीति के तहत रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में यह कहा कि अगर बाबर गद्दार है तो उसको न्योता देने वाला, भारत बुलाने वाला राणा सांगा के बारे में क्या कहेंगे? ये जानबूझकर किया गया क्या? क्योंकि उसमें राजपूत बनाम बाकी हिंदू और उसमें जो पिछड़ा वर्ग है और दलित वर्ग है उसमें अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव जानबूझकर ये खेल खेल रहे हैं। उधर भी राजनीति हो रही है क्या? नहीं, आप देखिए, राजनीति क्यों नहीं होगी? क्या ये राजनीति का अधिकार सिर्फ 14% लोगों को ही है क्या? राजनीति का अधिकार तो हर आदमी को, इस देश के अंदर हर समुदाय के लोगों को है। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर है, क्या मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह के ऊपर चर्चा होगी या नहीं चर्चा होगी? मान सिंह पर चर्चा होगी या नहीं चर्चा होगी? अगर हम महाराणा प्रताप, हम अगर हमारे आदर्श हैं जो हैं, हमें गर्व है महाराणा प्रताप, तो मान सिंह की भूमिका पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना, राणा सांगा की भूमिका पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना भाई। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि राणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी अकबर के सामने। वो घास की रोटी उन्होंने, पर यहाँ हमारे दर्शक हैं, शशि मोहन मिश्रा हैं, कटनी वासी, आशुतोष, वो कह रहे हैं क्या इतिहास खंगालने से देश का भविष्य उज्जवल हो जाएगा? ये भारत एक खोज में, भारत एक खोद जो मिशन चलाया गया है, ये विशुद्ध राजनीतिक मिशन है क्या?
ये अपनी गद्दी बचाई जा रही है। ये खोद जारी हो, नहीं, ये इस खोद को जारी रखने दीजिए। ये खोद जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही हिंदू समाज का विश्वास इनके ऊपर से कम होगा, क्योंकि अंत में रोटी कपड़ा मकान का सवाल तो लोगों के सामने आएगा ना। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए रिकंसिलिएशन कमीशन। नहीं, पर मनीष शर्मा है हमारे दर्शक, एक सेकंड आशुतोष, जयपुर वासियों को कह रहे हैं 1991 वर्षीय पैक्ट एक तरफा कानून है, भारत का स्वर्णिम अतीत खोजा जाना चाहिए। एक ऑडियंस है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। नहीं, संदीप, मैं कह रहा हूं कि रिकंसिलिएशन कमीशन बनाइए, लेकिन कम से कम कायदे का इतिहासकार तो पैदा कर लो। एक रोमिला थापर को गाली दो, तमाम इतिहासकारों इरफान हबीब को गाली दो। हाँ। कम से कम एक कायदे का इतिहासकार तो संघ परिवार की तरफ से आ जाए, जिसकी इतिहास की समझ जब दुनिया जिसका कायल हो। अरे कम से कम वेस्टर्न वेस्ट में राइट विंगर की तरफ से नियाल फर्गुसन जैसा एक ग्रेट हिस्टोरियन जिसने मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, हिंदुस्तान में किस संघ के आदमी ने बड़ी मोटी किताब लिखी जिसकी ऑथेंटिसिटी है? तो प्रश्न जो मैं खड़ा कर रहा हूं वो प्रश्न बहुत जरूरी है। स्वर्णिम काल क्या? स्वर्णिम काल तो हमारा मौर्य वंश है, स्वर्णिम काल तो हमारा गुप्त वंश है। क्या कभी आपने आरएसएस को मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में बातचीत करते हुए सुना है? जब सोने की चिड़िया वाकई में था भारत, गुप्त वंश के दौरान था, समुद्रगुप्त के जमाने में था, जिन्होंने पूरे हिंदुत्व को नए सिरे से स्थापित कराया। जब बौद्ध के हमले के बाद से क्या संघ परिवार ने कभी सम्राट अशोक के बारे में बात की, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात किया, चंद्रगुप्त गुप्त के बारे में बात किया, समुद्रगुप्त के बारे में बात किया, स्कंदगुप्त के बारे में बात करता है, हर्षवर्धन के बारे में बात करता है? कभी नहीं बात करता। तो किस स्वर्णिम युग के बारे में बात कर रहे हैं हम? दरअसल नफरत फैला के अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर स्वर्णिम युग की बात है तो औरंगजेब के जमाने में भारत एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।